हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस को करने जा रहे हैं। ईवीएस का ये फर्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर ये जो लेक्चर आएगा उस ईवीएस के अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा किस किस के लिए, पहले वो जान लेते हैं। सी टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, एच टेट, और ख़ास इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये किसके लिए, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं। नेट के फर्स्ट पेपर के लिए जो उनके अंदर 10 यूनिट आते हैं उनमें से एक यूनिट ईवीएस की ही होती है, जो इन्वायरमेंट के बारे में बातें की जाती हैं, इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो वहीं से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो हमारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं गवर्नमेंट्स एग्जाम के, आजकल गवर्नमेंट एग्जाम में भी काफ़ी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम साथ में लेकर चलेंगे, यानी कि एक कम्बो पैक बनाकर चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस जो लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे। आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठे तो बहुत अच्छा है, नोट करें, इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी टिपिकल बन के सामने आते हैं, जो हमें समझ में नहीं आते। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। भाई इसकी संरचना कैसे होती है, कंपोजिशन ऑफ एन इकोसिस्टम, इसमें कैसे इनका ये रूप बनता है, क्या होता है इकोसिस्टम। फिर उसकी परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, इसकी परिभाषा क्या है, इकोसिस्टम किसे कहा गया है, उस तरह के क्वेश्चनों की बात हम करेंगे। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे परितंत्र का वर्गीकरण, टाइपोलॉजी ऑफ इकोसिस्टम, कितने प्रकार की होती है, छोटी को कहेंगे, बड़े को कहेंगे, क्या कहेंगे, तो वो टाइप्स के बारे में भी हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। और देखते हैं इसमें हम पढ़ेंगे पारितंत्र की गत्यात्मकता, यानी कि डायनेमिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि कैसे चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान या एक जगह से दूसरे स्थान पर फूड चेन के द्वारा या कैसे आगे बढ़ती है, इस तरह की व्यवस्था को भी हम देखेंगे। फिर आता है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन और फूड वेब। तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन रहती है फूड चेन और फूड वेब के अंदर, यानी कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, किसने दिया, इस तरह के क्वेश्चन के का आंसर आपको मिलेंगे इसी लेक्चर के अंदर। आगे देखते हैं पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में संबंध क्या है, ट्रॉपिकल लेवल किसको कहते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें कहाँ से मिलेंगे, ये हम पोषण स्तर से प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है फूड चेन एंड फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में भी यहाँ पर क्या है, उनका संबंध क्या है आपस में हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, उनके बारे में जानेंगे। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जटिल चीज को सिंपल रूप से समझा देना एक पिरामिड के द्वारा, वो पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। ठीक है, तो एक बार आप नोट करना चाहें तो नोट करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इन पर डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पारिस्थितिकी तंत्र और परितंत्र की संरचना। ये बहुत ध्यान से सुनने और समझने की चीजें हैं, और इनको धीरे धीरे आप नोट करते रहें और चीजों को समझें। देखते हैं क्या है, बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं क्या कहता है ये हमारा सिस्टम, क्या कह रहा है इसके बारे में, कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम यानी कि किसी भी जीव का रहने का स्थान, वो कैसे बनता है। तो स्टार्टिंग क्या आई, कोशिका, और फिर उत्तक, उत्तकों यानी टिश्यू से क्या बनता है, अंग, जिसने साइंस में पढ़ा होगा कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। फिर टिश्यू, सेल से क्या बनेंगे, टिश्यू,
और टिश्यू से क्या बनेगा, अंग यानी ऑर्गन, और उन अंगों से मिलकर क्या बनता है, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है, फिर एक व्यष्टि यानी कि इंडिविजुअल तैयार हो जाएगा, जैसे मैं हूं। तो इस तरह से व्यवस्था होगी। ऐसे ही बहुत सारे व्यष्टि यानी इंडिविजुअल क्या बनाएंगे, समष्टि यानी पॉपुलेशन कहलाएंगे। क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन, जैसे मनुष्य की पॉपुलेशन, इस तरह से पॉपुलेशन बनेगी। पशुओं की अलग से पॉपुलेशन, इस तरह से शेर की अलग से पॉपुलेशन। इन सभी पॉपुलेशंस को फिर हम किस में डिवाइड कर दे, किस में बांट देते हैं, फिर बनते हैं कम्युनिटी, समुदाय। जैसे हमारा मनुष्यों का समुदाय, जंगली जानवरों का समुदाय, पक्षियों का समुदाय। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में कम्युनिटी कहा जाता है। फिर आता है कम्युनिटी मिलकर क्या बनाती हैं, इकोसिस्टम। यानी कि जो इकोसिस्टम है जिसमें हम रह रहे हैं, यहाँ पर पक्षी भी रहते हैं, पक्षियों की कम्युनिटी भी है, हमारी इंसानों की कम्युनिटी भी है, पशुओं की कम्युनिटी भी है, इस तरह से बहुत सारे जानवरों की कम्युनिटी हैं अलग अलग। तो वो सभी मिलकर क्या तैयार करती हैं, इकोसिस्टम। लेकिन इको जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट, एक और क्या बनता है आगे चलकर, वो बायोम। बायोम क्या होता है, जो लाइव चीजें, जो जिंदा हैं, जो ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी, ये सभी किस में आ जाएंगे, वो जैव यानी कि बायोटिक आएंगे। और इस तरह से बायोटिक को ही, जैव को ही हम क्या कहेंगे, बायोम की परिभाषा देंगे। और जो जैव और अजैव मिलकर क्या बनाएंगे, यानी कि बायोटिक बायोम क्या हो जाएंगे, बायोस्फीयर कहलाएगा। उस पूरे को, सभी को, बायोम क्या हो सकता है, एक वनस्पति का बायोम हो सकता है, मनुष्य का बायोम हो सकता है, लेकिन उन सभी को मिलकर क्या होगा, वो जीव मंडल कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा। ये तथा कि एक संरचना कैसे तैयार होती है इकोसिस्टम की। तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे छोटी यूनिट कौन है, तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी है स्टूडेंट्स, वो कोशिका यानी कि सेल है। इकोसिस्टम में सबसे बड़ी यूनिट कौन है, वो कौन सी है, वो बायोस्फीयर है, जीव मंडल है, या इसको जैव मंडल भी कहा जाता है। इसको और थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। ये देखें, यहां से हमें समझ में आ जाएगा कि वायुमंडल यानी कि इकोसिस्टम हो सकता है, ये इकोसिस्टम हो सकता है, ये हमारा इकोसिस्टम हो सकता है। यानी कि इकोसिस्टम क्या है, एक रहने का स्थान। तो एयर के अंदर भी कुछ जीव रहते हैं, और स्थलमंडल लिथोस्फीयर में भी जीव रहते हैं, जैसे हम रहने लग रहे हैं, कुछ जलमंडल का। लेकिन ये सभी इकोसिस्टम किससे बने हैं, जैव तथा अजैव घटकों से मिलकर बने हैं। जो इनमें तीनों में जो जीवित हैं, जो जैव हैं, बायोटिक हैं, उनको हम क्या कहेंगे, जीव मंडल। यानी कि जीव मंडल किसका हिस्सा है, इन तीनों इकोसिस्टम का एक मिला जुला हिस्सा है, जहां पर जीव रहते। जो बाकी का एरिया जो बच जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अजैव, एबायोटिक। नदियां हो सकती है, पहाड़ हो सकते हैं, तो इस तरह से वो क्या होंगे। लेकिन कोई भी इकोसिस्टम बनता है तो किससे बनेगा, कोई भी इकोसिस्टम तैयार होता है जैव तथा अजैव घटकों के मिलने से, बायोटिक तथा एबायोटिक चीजों के मिलने से। और जो बायोटिक हैं, जैव हैं, उनको हम जीव मंडल या जैव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? मेरे हिसाब से वेन डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियरिटी आ गई होगी, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या कहती है। डेफिनेशन में क्या कहा गया, पहले हमें याद रखें, जो पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, टांसले, ए जी टांसले ने किया था। ये ब्रिटिश थे और 1935 के अंदर इन्होंने इस शब्द की बात की थी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम शब्द को किसने
प्रतिपादित किया। फाउंडर कौन है, इसके इस शब्द को देने वाले कौन हैं, आगे देखते हैं। और इस तरह से हम इकोसिस्टम की परिभाषा जान सकते हैं। टांसले के अनुसार जीवों एवं उनके पर्यावरण को की सम्मिलित इकाई पारितंत्र कहती है। यानी जीवों और उनके पर्यावरण, पर्यावरण मतलब उनके जो चारों ओर है अजैव घटक हैं, उनको मिलाकर क्या कहलाता है, एक इकाई तैयार होती है, एक यूनिट तैयार होती है, उसी को इकोसिस्टम यानी पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी नाम अलग से आ जाए, पारिस्थितिकी सिर्फ, पारिस्थितिकी क्या है, तंत्र ना हो तो उसको इकोलॉजी कहेंगे। इकोलॉजी यानी कि उसका अध्ययन आ जाएगा, तो ये इकोलॉजी नहीं है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र साथ में आया हुआ तो उसको क्या कहेंगे, हम इको सिस्टम कहेंगे। और यदि ये नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे इकोलॉजी, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। और वस्तुतः पारितंत्र या पारिस्थितिकी कार्यात्मक इकाई का नाम है। तो पारितंत्र यानी इकोसिस्टम किसका नाम है, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी की कार्यात्मक फंक्शनल यूनिट का नाम है। बहुत बार क्वेश्चन आता है इकोलॉजी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो इको सिस्टम है। ठीक है, तो किसकी, इकोलॉजी की, इकोलॉजी की क्या है, फंक्शनिंग यूनिट क्या है, कार्यात्मक इकाई क्या है, इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र है, जिसमें जैव, अजैव, जैव क्या होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक घटकों की उपस्थिति होती है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में उसके आकार से कोई लेना देना नहीं है। वो पारिस्थितिक तंत्र, वो इकोसिस्टम छोटा हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है, इस तरह की व्यवस्था काम कर सकती है। ठीक है, तो याद रखना है कि वो इस तरह से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि छोटे तालाब को भी हम क्या कह सकते हैं, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, क्योंकि तालाब में बहुत सारे जीव रह रहे हैं, तो जलमंडल है। और उसका बड़ा रूप क्या है, महासागर यानी ओशियन, तो विस्तृत हो सकता है। आजकल आर्टिफिशियल भी इकोसिस्टम है हमारे यहाँ। कौन से हैं हमारे यहाँ, जैसे एक्वेरियम है, किसका, वो जलमंडल ही है। हमने वहाँ पर पानी डाला और उसमें मछलियाँ या जीव अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसमें डाल ली, चीज़ें अच्छी लगें इसलिए डाल ली। वो एक्वेरियम क्या है, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी तैयार करते हैं। आगे देखते हैं। लेकिन यहां से एक चीज को याद रखना है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ये क्या थे, सॉरी, ये कौन हैं, ये पारितंत्र के जनक हैं। यहां से आपको स्पेशल नोट करना है, फादर ऑफ इकोसिस्टम, ये टांसले नहीं भरना है। फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट क्या हैं, फादर ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम या पारितंत्र के जनक कहलाएंगे। पारितंत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तब आएगा एजी टांसले। क्लियर है, इस तरह की व्यवस्था ध्यान रखनी है। ये ऐसे ही क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है टाइपोलॉजी, यानी कि पारितंत्र का वर्गीकरण के बारे में बात की जाती है। तो इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। यानी कि पारितंत्र इकोसिस्टम ये दो प्रकार का है, पार्थिविक टेरेस्ट्रियल और जलीय यानी एक्वेटिक, ये दो टाइप का है। और इसमें भी क्या है, फॉरेस्ट अलग से क्या है, हमारा इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड घास के मैदान अलग से है, मरुस्थल डेजर्ट ये भी क्या है, अलग से है। और जलीय भी एक्वेटिक यानी जलीय जीव जो रहते हैं जल में, वो भी दो प्रकार के होते हैं, सैलाइन और
नॉन सेलाइन, यानी कि लवणीय जो समुद्र में है, चूरी है, आर्द्रता है, ज़्यादा जहाँ पर नमक यानी साल्टी वाटर है उसकी बात कर रहा है। और ये क्या है, नॉन सेलाइन यानी कि फ्रेश वाटर, जैसे नदियाँ हैं, तो इस तरह से। लेकिन ये भी दो प्रकार से हो जाते हैं, जैसे लैंटिक और लॉन्टिक, यानी कि क्या होते हैं, स्थिर और अस्थिर। स्थिर क्या है, तालाब, तालाब से कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती, वहाँ पर ही रहेंगी चीज़ें, इसलिए वो क्या है, लैंटिक यानी कि स्थिर है। ये भी कई बार क्वेश्चन बने हैं। झील, आर्द्र भूमि, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारी, इस तरह से याद रख सकते हैं कि वेटलैंड, वेटलैंड क्या हैं, वो भी किस में आएंगे, लैंटिक में आएंगे। और नदियाँ, झरने, क्योंकि वो बहाव है तो वो क्या है, लॉन्टिक यानी कि प्रवाहमान, अस्थिर हैं। तो वहाँ पर कोई जीव हो सकता है, कितने जीव हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इस तरह की परिभाषाएं दी जाती हैं। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आया होगा। इस तरह से हम इसको एक बार दोबारा देख लें। इकोसिस्टम दो प्रकार का, कौन सा, पृथ्वी पर यानी स्थल पर रहने वाले और जल में रहने वाले। इस तरह से जल में, स्थल में रहने वाले फॉरेस्ट, घास के मैदान और मरुस्थल, उनको कितने हिस्सों में बांट दिया गया, 3। जलीय एक्वेटिक को भी कितने हिस्सों में बांट दिया गया, 2, यानी कि फ्रेश वाटर वाले और साल्टी वाटर वाले। फ्रेश वाटर के भी 2 है, लैंटिक और लॉन्टिक, यानी स्थिर और अस्थिर। इसको एक और कह सकते, प्रवाहमान और बिना प्रवाह के, मतलब जो फ्लो में है और जो फ्लो में नहीं है। इनमें वाटर करंट चलेगा, इनमें वाटर करंट नहीं चलेगा। जैसे तालाब, लेक, वेटलैंड, ये क्या है, लैंटिक इकोसिस्टम का उदाहरण है। और नदियां, रिवर, जो किसका है, लॉन्टिक इकोसिस्टम का उदाहरण माने जाते हैं। आगे देखते हैं। अब इसको देखते हैं, क्या है, परितंत्र की गत्यात्मकता, डायनेमिज्म ऑफ इकोसिस्टम। ये देखें, इसका मतलब क्या है कि जो ऊर्जा है वो कैसे चल रही है। तो हमारे इकोसिस्टम का, यानी पृथ्वी का, हमारा इकोसिस्टम क्या है, पूरी पृथ्वी, उसका जो ऊर्जा का सोर्स क्या है, वो सूर्य है। वो किस रूप में मिलती है हमें, विकिरण ऊर्जा के रूप में मिलती है, रेडिएंट एनर्जी है। उसको कौन लेता है, उसको उत्पादक लेंगे, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है, वो ग्रीन प्लांट जिनमें क्लोरोफिल है, या जिनमें क्लोरोफिल है वो ग्रीन प्लांट जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश के अंदर अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। उनको ही हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। तो प्लांट हमारे क्या हैं, हमारे इकोसिस्टम के क्या हैं, प्रोड्यूसर हैं, यानी कि वो उत्पादक हैं। फिर उनको खाएंगे, आगे एनर्जी चलेगी, तो आगे एनर्जी चली यानी कि उनको खाया गया, उन्होंने भोजन के द्वारा उनको एनर्जी के रूप में लिया, तो उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता अथवा शाकाहारी, हेर्बीवोरस। उसको क्या कहेंगे हम, हेर्बीवोरस, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर क्या आता है, फिर आगे चलकर शाकाहारी को कौन लेगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता थे। और फिर आगे क्या आएगा, आगे फ्लो होगा यानी डायनेमिज्म होगा। इनको कौन यूज करेगा, द्वितीय उपभोक्ता यानी कि कार्निवोरस। कार्निवोरस, या जब ये डेथ हो जाती है तो डीकम्पोजर आ जाते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, वो क्या है, डीकम्पोज हो जाते हैं। डीकम्पोज होने से, जीवों के अवघटक होने से एनर्जी रिलीज होती है, किस रूप में, फिजिकल एलिमेंट के रूप में, यानी कि जो हमारे पास, हमारी डेथ होगी तो नाइट्रोजन निकल जाएगी, कैल्शियम निकल जाएगा जो हड्डियों में है, यानी कि पृथ्वी उसको दोबारा हासिल कर लेगी। और इस तरह से ये सर्कल कंप्लीट चलता रहेगा। एनर्जी का सोर्स तो यही है, लेकिन जो हमारे एलिमेंट हैं उनका ये रिसाइकलिंग होती रहेगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, पारितंत्र की गत्यात्मकता, डायनेमिज्म ऑफ ए इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम के अंदर यदि उसका डायनेमिज्म ऑफ अच्छा है
तो वो इकोसिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर कोई चीज़ों की कमी नहीं होगी। अगर एक भी सोर्स बीच में से कंप्लीट नहीं होता है तो दिक्कत आ सकती है। इस तरह की व्यवस्था काम करती है। आगे देखते हैं। फिर हम बात करें खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल की संकल्पना, फूड चेन। अभी हमने बात करी, इसने ये खाया, उसने वो खाया, उसको वो खाएगा, उससे वो एनर्जी लेगा, तो ये क्या बन रही है हमारी, एक फूड चेन बन रही है। और फूड जाल भी बनेगा। उसको चीजों को, कॉन्सेप्ट को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या याद रखना है, ये संकल्पना किसने दी, ब्रिटेन के चार्ल्स इल्टन ने 1920 के अंदर इसकी संकल्पना दी थी। कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फूड चेन एंड फूड वेब। तो ब्रिटेन के कौन थे, चार्ल्स इल्टन, याद रह जाएगा, सॉरी, चार्ल्स इल्टन ने। आगे देखते हैं। ये श्रृंखला बात करेंगे, कैसे दी थी भाई, घास है, ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, खरगोश ने मान लो खा लिया, तो ये तो क्या हो गया, घास जो है हमारा उत्पादक है, तो ये क्या खाएगा, प्रथम पोषण स्तर, प्रथम पोषण स्तर आ जाएगा। फिर घास को दूसरे आदमी ने खाया, खरगोश ने, तो उसमें क्या कहेंगे, द्वितीय पोषण स्तर, यानी कि शाकाहारी क्या है, द्वितीय पोषण स्तर में आएंगे। फिर भेड़िया आया जिसने खरगोश को खा लिया, यानी भोजन के रूप में ले लिया, तो ये क्या चल रही है, ये हमारी फूड चेन चल रही है। और ये तृतीय पोषण स्तर आया, मांसाहारी, ठीक है, तो वो मांसाहारी आए। फिर भेड़िया की डेथ हुई या भेड़िया मर गया, तो उसको गिद्ध या चीलों ने उसको खा लिया, तो ये क्या आ गया, चतुर्थ पोषण स्तर आ जाता है, उच्च उपभोक्ता आ जाता है। तो एक किस्म से क्या हुआ, जैसे इसको क्या कह सकते हैं, उत्पादक, उत्पादक में के साथ कौन रिलेट करता है, प्रथम पोषण स्तर। फिर आता है कौन सा, प्रथम उपभोक्ता, यानी कि घास खाने वाला, हेर्बीवोरस शाकाहारी, तो उसको क्या कहेंगे, द्वितीय पोषण स्तर। ये क्या है, प्रथम उपभोक्ता है लेकिन द्वितीय पोषण स्तर का माना जाता है। फिर आता है तृतीय पोषण स्तर, यानी कि मांसाहारी। इस तरह से ये क्या कहलाएगा, ये तृतीय पोषण स्तर। इस तरह की व्यवस्था की बात की जाती है। आगे देखते हैं इसको। अब ये देखिए, इस व्यवस्था से समझते हैं हम इसको। उत्पादन है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर और चतुर्थ पोषण स्तर के बारे में बात की जाती है। और आगे देखते हैं इसको। ये देखिए, ये पोषण स्तर बढ़ जाते हैं, जैसे उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं हमारे, और साथ में क्या है, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, प्राइमरी मांसाहारी और द्वितीय मांसाहारी। इस तरह की व्यवस्था की बात की जाती है। मतलब शेर है, कुछ यहाँ पर कुत्ते आ जाएंगे, तो इस तरह से मांसाहारी आ जाए। और फिर सर्वाहारी आ जाएगा मनुष्य, फिर यहाँ पर चील, कौवे, उच्च उपभोक्ता आ जाएंगे। तो ये कितने पोषण स्तर बन जाते हैं, 6 पोषण स्तर बन जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को भी हमने समझना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब खाद्य श्रृंखला की प्रकृति को देखते हुए इसे 3 भागों में बांटा गया। जो हमारी फूड चेन है उसको कितने हिस्सों में बांट दिया गया है, नेचर के आधार पर 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, इसको आगे समझते हैं। तो 3 हिस्से कौन से हैं, जैसे चराई, यह श्रृंखला हरित पादप से प्रारंभ होकर अंतिम उपभोक्ता तक चलती है। यानी कि ये क्या हो गया, हमारे जो घास है, उत्पादक है, वहां से चलकर
यानी कि कहाँ तक आ गई, उच्च उपभोक्ता तक आ जाती है। तो उसको क्या कहेंगे हम, चराई यानी ग्रेजिंग। इस तरह की व्यवस्था के बारे में भी बात की जाती है। आगे देखते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, पैरासाइटिक यानी कि परजीवी। यह श्रृंखला भी हरित पादप से प्रारंभ होती है, परंतु इसमें छोटा जीव बड़े जीव पर आश्रित होता है। मतलब कुछ छोटे जीव बड़े जीव पर आश्रित होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरासाइटिक। जैसे ये खाद्य श्रृंखला कैसे चली हमारी, घास घास गाय ने खाया, बड़ा जीव शाकाहारी, और इस पर एक लाउज नाम की मक्खी रहेगी परजीवी के रूप में। इस तरह से हम इसको कहेंगे, ठीक है। उसको हम कई नामों से जानते हैं, चीचड़ है, कलीला है, तो इस तरह की व्यवस्था को हम मानते हैं। तो ये परजीवी हो जाएंगे जो गाय या भैंस पर रहेंगी, उसको पैरासाइटिक कहेंगे। मतलब ये भी कहाँ से शुरू हुई, ये हरित पादप से यानी कि ग्रीन प्लांट, और ये भी ग्रीन प्लांट से, लेकिन यहाँ पर इस व्यवस्था में छोटा जीव बड़े जीव पर आश्रित है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरासाइटिक यानी कि परजीवी व्यवस्था है। और देखते हैं इसके अंदर क्या व्यवस्था बनती है। अपर्दन मृतोपजीवी, ये सेप्रोफाइटस होते हैं। ये श्रृंखला मृत पादप जंतु से प्रारंभ होकर अपघटक यानी डीकम्पोजर पर जाकर समाप्त होती है। थोड़ा इसको और एक बार समझते हैं क्या है, ये इससे समझ में आ जाएगा। यानी कि मृत पादप, मरे हुए जीव जंतु या गले सड़े पदार्थ शरीर से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाएगी, अपघटक यानी डीकम्पोजर, जो हमारे क्या हैं, वायरस और कवक यानी फंगस हैं, तो वहाँ तक ये पहुँच जाती है। इनको अपघटक के रूप में जाना जाता है, जो चीज़ों को तोड़कर अलग अलग कर देते हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला की प्रकृति के देखते हुए इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनको 3 भागों में बांट दिया गया है। तो इस तरह की व्यवस्था आगे काम करती है। आगे देखते हैं। अब आराम से समझते हैं फूड वेब, खाद्य जाल किसे कहेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने जाना कि खाद्य श्रृंखला क्या है। मतलब एक जीव पादप को, घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को आगे भेड़िए ने खाया, इस तरह के क्या होते हैं, वो खाद्य श्रृंखला यानी कि खाद्य क्या थी, जाल। अब खाद्य जाल को पढ़ेंगे, वो हमारी क्या थी, खाद्य श्रृंखला थी। अब हम खाद्य जाल को, इसमें घास है, घास को बहुत सारे जीव खाएंगे, कोई हिरण है, टिड्डा है, खरगोश है, हाथी है, कीट है। और हिरण को कौन खा सकता है, शेर, शेर खा जाएगा, ठीक है। टिड्डी को कौन खा जाएगा, टिड्डे को पक्षी, भेड़िया खा सकता है खरगोश को। और इन सभी को मर गए तो कौन खा लेगा, उच्च उपभोक्ता यानी कि बाज और गिद्ध इसको समाप्त कर देंगे। ये हाथी को भी खा सकते हैं, ये डायरेक्ट खरगोश को भी खा सकते हैं, और ये कीटों को भी खा सकते हैं। और इस तरह से क्या आ गया, यहाँ से कीट आए, कीट को कौन खाएगा, मेंढक, मेंढक को किसने खाया है, मछली ने, मछली को किसने खाया, मनुष्य ने, मनुष्य की डेथ होगी, कौन खा जाएगा, गिद्ध, चील खाए। ये सामान्य क्या है, ये खाद्य जाल है। कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं, खाद्य जाल बनाती, ठीक है, समझ में आ जाएगा। कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या होता है, ट्रॉपिकल लेवल और पोषण स्तर। ट्रॉपिकल लेवल यानी कि पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन, और खाद्य जाल यानी फूड वेब, इस तरह के बारे में बात करता है। पोषण स्तर, ट्रॉपिकल लेवल, जो हमने पढ़ा था कि उत्पादक इसमें आते हैं। फर्स्ट पोषण स्तर यानी कि कहेंगे पहला पोषण स्तर यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, इंग्लिश वाले इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। और
खाद्य श्रृंखला को क्या बोलते हैं? फूड चेन। बहुत सारी फूड चेन मिलकर क्या बन देंगी? फूड वेब का निर्माण कर देंगी। अब इसका संबंध समझना है तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं एक डायग्राम के रूप में। जैसे क्या समझ में आया? यहाँ तक देखते हैं कि ये खाद्य जाल है। इकोसिस्टम में क्या है? खाद्य जाल होता है। उस खाद्य जाल में एक फूड चेन हो सकती है, अलग अलग फूड चेन है। हर फूड चेन के अंदर क्या होगा? एक ट्रॉपिकल लेवल पाया जाएगा। हर फूड चेन के अंदर एक स्तर होगा, उसमें क्या मिलेंगे? ट्रॉपिकल लेवल होगा। मतलब कौन बड़ा है? फूड वेब इकोसिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा है, फिर हमारा फूड चेन है और फिर हमारा ट्रॉपिकल लेवल है। वेन आर्क के द्वारा इसको ऐसे समझ सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था हम समझ जाएंगे। आगे देखते हैं ये क्या है। अब हम बात करेंगे पिरामिड। किसकी बात करेंगे? पिरामिड क्या होते हैं? जो पिरामिड हैं, ये जो जटिल प्रक्रियाएं हैं हमारे इकोसिस्टम की, इसको सरल रूप में समझा देना क्या कहलाता है? पिरामिड कहलाता है। तो इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? अब सबसे पहले देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो अवधारणा किसने दी? तो चार्ल्स इल्टन ने इसकी संकल्पना दी थी। ठीक है। और पिरामिड 3 प्रकार के हैं, उनको समझते। तो फर्स्ट टाइप क्या है? संख्या पिरामिड, यानी कि नंबर के आधार पर पिरामिड क्या होते हैं। तो नंबर के आधार पर मतलब क्या है? नंबर किसके ज्यादा? नंबर ऑफ जीव। जैसे घास ज्यादा होंगे, फिर हिरण उससे कम मिलेंगे घास से। हिरण से कम कौन होगा? शेर। शेर से कम कौन होगा? गिद्ध। तो ये क्या बन गया? एक पिरामिड बन गया। ऐसे पिरामिड में क्या हुआ? उत्पादक ज्यादा होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता उससे कम, द्वितीय उपभोक्ता उससे कम, और तृतीय उपभोक्ता यानी कि उच्च उपभोक्ता क्या है? उससे कम होते हैं। तो ये जो पिरामिड कैसा है? ये अपराइट है, सीधा है, इरेक्ट है। इस तरह से कह सकते हैं घास का पिरामिड कैसा पिरामिड बनता है? सीधा पिरामिड होता है। घास का पिरामिड कैसा पिरामिड होता है? सीधा पिरामिड होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं इसको। अब ये देखिए, ये क्या आ गया? ये उल्टा पिरामिड हो गया हमारा। जैसे कैसे हुआ? वृक्ष, पेड़ पौधे, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो कम हैं, उसके ऊपर क्या है? शाकाहारी ज्यादा हैं। उस पर शाकाहारी क्या है? ज्यादा है। पेड़ पौधों पर आश्रित पक्षी भी हैं, पेड़ पौधों पर आश्रित मनुष्य भी है, फल वहीं से लेगा, सब्जियां लेगा, और बहुत सारे जीव हैं। उन शाकाहारियों पर कौन है? मांसाहारी हो गए, द्वितीय उपभोक्ता हो गए। तो याद रखना है, क्वेश्चन आता है वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? तो वृक्षों का पिरामिड उल्टा होता है। वृक्षों का पिरामिड कैसा होगा? उल्टा होगा। इस तरह की व्यवस्था को हमने याद रखना है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भी वृक्ष का ही पिरामिड बनाया गया है कि वृक्ष पर आधारित हैं परजीवी, उन पर रहने वाले पैरासाइटिक प्रथम उपभोक्ता, फिर उन पर अति संक्रिय परजीवी। तो इस तरह से पैरासाइटिक पर रहने वाले पैरासाइटिक होंगे। ठीक है। तो उन तरह से क्या होंगे? बंदर वृक्षों में रहेंगे, बंदरों की टहनियों पर रहेंगे तो वृक्षों पर आश्रित हो गए वो, और उस पर जीव जंतु, छोटे मोटे जीव जंतु रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। तो इस तरह से क्या है? फिर भी लेकिन वृक्षों का पिरामिड कैसा बना? उल्टा बना। और घास का पिरामिड कैसा बना? सीधा बना। इस तरह से संख्या के आधार पर हम याद रखेंगे कि पिरामिड बने। एक पिरामिड बनता है घास का पिरामिड जो सीधा होता है, और एक पिरामिड बनता है उल्टा पिरामिड बनता है। कौन सा? वृक्षों का पिरामिड उल्टा बनता है। इस तरह से एक बार इसको नोट करना चाहें नोट करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आगे चलते हैं। अब आता है जीव भार पिरामिड, बायोमास पिरामिड। यानी कि ये क्या है, एक भार के आधार पर है। कहते हैं जीव भारित है, इतनी चीजें उसको चाहिए। उसको क्यों? उसने क्या किया, वायुमंडल से अपनी चीजें, एटमॉस्फेयर से लेकर क्या करी, इन्वायरमेंट से लेकर अपने अंदर डाल ली, खा ली। तो उसका क्या हो गया, उसका मास बढ़ रहा है, बायोमास बढ़ रहा है। तो उस आधार पर क्या कहा जाता है, पिरामिड के बारे में बात की जाती है। तो उसको समझते हैं। इसकी यूनिट क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी इकाई होती है ग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर, सॉरी मीटर। क्या होती है, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। इस तरह से इसकी यूनिट मानी जाती है। और इसको आगे देखते हैं, एक डायग्राम के रूप में देखें। जैसे अब उत्पादक है, हरे पौधे हैं, या इसको कह सकते हैं स्थलीय परितंत्र जीव भार पिरामिड। क्या होता है, नोट कर लें, सीधा होता है। क्यों? जो उत्पादक हरे पौधे हैं तो उनका क्या होगा, बायोमास ज्यादा होगा। फिर शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, उनका बायोमास कम हो रहा है। फिर मांसाहारी का कम हो रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता का ये रह गया। फिर द्वितीय मांसाहारी है तो और भी उसका, यानी कि स्थलीय पारितंत्र में जीव भार के आधार पर बायोमास पिरामिड इरेक्ट होता है, सीधा होता है। ये आपको नोट करना है, याद रख लेना है। और आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये जलीय है। जलीय है तो ये दिख भी रहा है कि उल्टा है। तो आपको याद रखना है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार पिरामिड का उल्टा होता है। क्या होगा, उल्टा होगा। कैसे? पादप लवक, यानी कि जो समुद्र के अंदर हैं, जीव हैं, जो प्लैंकटन हैं, फाइटोप्लैंकटन हैं, वो क्या होंगे, वो कम होंगे। उनका भार भी कम होगा, वेट कम होगा, क्योंकि उनको गिना तो नहीं जा सकता। तो बायोमास, उनका वेट कम होगा, बायोमास कम होगा। जंतु पलक, जो उन पर आश्रित हैं छोटे जीव, यानी कि एनिमल प्लैंकटन, वो क्या हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे, उसको खाने वाले ज्यादा होंगे। इस तरह से फिर छोटी मछलियां इनको प्लैंकटन को लेंगी तो ये द्वितीय उपभोक्ता हुई, और भी मछलियां ज्यादा होती हैं। फिर बड़ी मछलियां उनसे ज्यादा संख्या में नहीं, भार बढ़ता जा रहा है, भार बढ़ता जा रहा है, आकार बढ़ता जा रहा है। उसी को हम क्या कहेंगे, बायोमास। क्लियर हो गया? तो इस तरह से बायोमास इंक्रीज हो रहा है। तो कह सकते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड उल्टा होता है। स्थलीय पारितंत्र यानी इकोसिस्टम में बायोमास पिरामिड सीधा होता है और एक्वेटिक उल्टा होता है। ये दोनों चीजें आपको नोट करनी है, याद रखना है। आगे चलते हैं। अब हम बात करें थर्ड, ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड की बात करते हैं, एनर्जी पिरामिड की बात करेंगे। तो ऊर्जा पिरामिड के बारे में देखते हैं क्या कहता है ये। ऊर्जा पिरामिड यानी कि एनर्जी पिरामिड की बात करेंगे ऊर्जा के आधार पर। ये देखिए, लगभग 90% भाग वह स्वयं अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं, यानी कि जो हम खाना खाते हैं, जीव, कोई भी जीव खाना खाता है तो एनर्जी लेगा। तो ऊर्जा क्या करेगा, ऊर्जा वह अपनी 90% एनर्जी किस में यूज कर देगा, अपने लिए यूज कर चुका होगा। कितनी? 90% एनर्जी लगभग क्या है, अपनी जैविक क्रियाओं के लिए यूज करेगा। जैविक क्रियाएं कौन सी? पोषण, न्यूट्रिशन के लिए, श्वसन, रेस्पिरेशन, उत्सर्जन और प्रजनन। इन चीजों पर ये हमारी जैविक क्रियाएं होती हैं। इन पर वो खर्च कर देता है, यूज कर लेता है अपनी, जो उसने एनर्जी बनाई है खाने के द्वारा, फूड चेन के द्वारा जो उसने एनर्जी हासिल की है। आगे देखते हैं। और यदि उसको कोई दूसरा जीव खाएगा तो उसके पास जो बची हुई एनर्जी कितनी है? 10% ऊर्जा बची हुई है, एनर्जी। तो दूसरे पोषण स्तर के जीवों को प्राप्त होगी कितनी? 10%। मतलब एक जीव
दूसरे जीव को खाता है, उसने एनर्जी बनाई मान लो कितनी 100 कैलोरी। उस जीव को क्योंकि वो 90% यूज कर चुका है तो उसके पास बची कितनी है 10 कैलोरी। तो उसके पास कितनी, दूसरा जो जीव खाएगा उसके पास एनर्जी कितनी आएगी 10% एनर्जी ही आएगी। ये आपको 10% वाला याद रखना है, 10% एनर्जी ही उसके पास पहुंच पाएगी। अब इसको आगे और अच्छे से समझते हैं। सर्वप्रथम इसकी बात किसने की थी? सर्वप्रथम इसकी बात 1941 में लिंडमान ने की थी, ने बताया था, इसलिए इसको लिंडमान 10% ऊर्जा नियम भी कहा जाता है। लिंडमान का 10% ऊर्जा नियम, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि 10% ऊर्जा नियम किसका है, तो किसका है? लिंडमान का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझे। मान लो हरित प्लान है, ऊर्जा पिरामिड क्या बना? सीधा बना। ऊर्जा पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है। क्यों? सबसे ज्यादा पृथ्वी पर ऊर्जा किसके पास है? उत्पादक के पास है। ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, हमारा सन। इससे हमें सौर ऊर्जा मिली। कौन ले सकता है उससे? प्लांट। तो उन्होंने सौर ऊर्जा अपने पास रखी। हमने कल्पना की, उसने रखी 50,000 कैलोरी। उस हरित प्लांट को किसने खाया? प्राथमिक उपभोक्ता ने, शाकाहारी ने, गाय भैंस ने। तो उसके पास एनर्जी कितनी गई? उसका 10% गई, यानी कि 5,000 कैलोरी उसके पास पहुंचती है। फिर उस शाकाहारी को किसने खाया? मांसाहारी, द्वितीय उपभोक्ता ने। तो उसने जो इसके पास एनर्जी थी उसके पास कितनी रहेगी? उसके पास पहुंचती है खाद्य श्रृंखला से 500 कैलोरी। इस मांसाहारी को भी, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता ने लिया तो ये कितनी एनर्जी आई? 500 एनर्जी आई। और उच्च उपभोक्ता के पास कितनी आई? केवल 5 कैलोरी उसमें आई। इसी आधार पर संख्या डिसाइड होती है, क्योंकि एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही जैविक क्रियाएं होंगी, उतना ही संख्या बढ़ेगी। इस तरह से ये संख्या घटती हुई चली जाती है, क्योंकि ऊर्जा का लेवल घट जाता है। अब शेर क्या खा रहा है? मांस ओनली। द्वितीय उपभोक्ता तो यहाँ भी खा सकता है, शाकाहारी को भी खा सकता है, और वो हरित प्लांट को भी ले सकता है। तो इस तरह से वो 2 स्तर तक जा सकता है। तो यहां से मान लीजिए, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, इसको समझते हैं। मान लो ये हमारा द्वितीय उपभोक्ता है, ये क्या खा सकता है? शाकाहारी को खा सकता है, लेकिन ये अगर जरूरत पड़ी तो ये किसको भी खा सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार ये प्लांट को भी ले सकता है। जैसे मनुष्य किस में आता है? द्वितीय उपभोक्ता में। वो मांस भी खा सकता है और वो हरित प्लांट यानी कि पेड़ पौधों से भी भोजन ले सकता है। तो 2 स्तर तक ही जा सकता है। अब ये तृतीय उपभोक्ता है हमारा, ये यहां तक जाएगा। तो यहां पर भी क्या मिला इसको? सर्वाहारी, जो मांस भी खा सकता है और पेड़ पौधों को भी। और फिर आगे जाएगा तो दूसरे स्तर तक ये कहां तक जा सकता है? ये यहां तक, शाकाहारी तक। तो दोनों टाइम पे ही इसने क्या खाया? मांस। इस तरह से कह सकते हैं इसके पास क्या होगी? एनर्जी कम होगी। ये जो उच्च उपभोक्ता है ये तो बहुत लास्ट में है। इसका मतलब जितने ज्यादा स्तर होंगे उतने ही लास्ट स्तर पर एनर्जी कम होगी। जितने ज्यादा स्तर होंगे, इसलिए स्तर कम होंगे तो ऊर्जा का लेवल ज्यादा होगा। जैसे शाकाहारी घोड़ा है, वो लंबा दौड़ सकता है, शेर दौड़ नहीं सकता, लंबा नहीं दौड़ सकता, लंबे टाइम तक नहीं दौड़ सकता, इसलिए शेर क्या करेगा? घात लगाएगा। ठीक है, उसके पास स्टेमिना नहीं है, इसलिए शेर लेजी है, एनर्जी कम है, वो 18 घंटे दिन में सोता है। ठीक है, लेकिन घोड़ा तो इतना नहीं सोता, घोड़ा नहीं सोएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एनर्जी ये बात कर रहा हूं, ये नहीं कि उसको मार दिया। स्टेमिना कितना उसके पास, एनर्जी लेवल कितना, कितनी देर तक काम कर सकता है वो। तो इस तरह की बातों को ही हम एनर्जी कहते हैं। तो इस तरह से
ये चीज आपको शायद क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, जो बात अभी मैं कह रहा था ये बताया, ऊर्जा की अधिक उपलब्धता होगी, मतलब 1 से 3 तक गया। लेकिन ऊर्जा की कम उपलब्धता होगी कहाँ पर? जब स्तर ज्यादा हो जाएंगे। स्तर ज्यादा हो जाएंगे तो ऊर्जा की उपलब्धता कम हो जाएगी, स्तर कम होंगे तो ऊर्जा की उपलब्धता अधिक होगी। इस तरह से ये ऊर्जा पिरामिड हमें बताता है। तो आपको शायद इन चीजों से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये वीडियो लंबी ना हो क्योंकि अभी इसमें कुछ बचा हुआ जो, लेकिन जो स्टार्टिंग में हमने चीज़ें एक्सप्लेन करनी कही थी वो कर चुके हैं। आप इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलें और वहाँ पर भी इसकी बची हुई चीज़ें जो हमारे जयमंडल से संबंधित हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।